हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। देखिए, मैं आज आपके लिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेकर आया हूँ अकाउंटिंग का। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपने चाहे पहले अकाउंट्स पढ़ा है, चाहे आपने अकाउंट्स पहले नहीं पढ़ा, ये आपके लिए बहुत काम आने वाला लेक्चर है। और अगर ये लेक्चर आप देख लेंगे, अब 5-7 लेक्चर्स में डालूंगा इंट्रोडक्टरी, वो क्या होगा, अगर आपका एक बेस बनाने में हेल्प करेंगे। अकाउंट्स का बेस बनाने में आपको हेल्प हो जाएगी। आप इससे पहले अकाउंट्स नहीं पढ़े तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इससे पहले अकाउंट्स पढ़ चुके हैं तो भी आपको जो भी आपने पहले पढ़ा है, अगर आप मेरे स्टूडेंट ही रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं और से पढ़े हैं तो उस केस में आपको अपना सारा कुछ भूलना पड़ेगा। आप एक बार अपना सारा कुछ भूल के सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान रखना। 5-7 लेक्चर्स आप आराम से सुन लेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा अकाउंट्स का बेस बनाने में, और ये सब्जेक्ट आपके लिए फेवरेट बन जाएगा, क्योंकि इसके लिए बेसिक आपको जरूरी है। बेस इसका जरूरी है। आप विदाउट बेस ही पढ़ते चले जाते हैं सब्जेक्ट को, तो ये आपको मुश्किल लगता है। आपने काफी से सुना होगा ये सब्जेक्ट मुश्किल है, बट ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन इसके लिए बेस बहुत जरूरी है। तो मैं अब यहाँ पर आपका बेस ही बनाने की कोशिश करूंगा। कम से कम 5-7 लेक्चर्स लग जाएंगे बेस बनाते बनाते, पर जो पहले पढ़ चुके हैं उनको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो पहले पढ़ चुके होंगे। वो 2 साल अपना अकाउंट्स पढ़े होंगे, +1 में भी, +2 में भी, या 1 साल अभी +1 पढ़ी है, तो आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स। और मेरे को कम से कम आप 7 लेक्चर तो दोगे ही। आप मुझे कम से कम 7 लेक्चर तो दोगे ही, ताकि मैं आपको पॉलिश कर सकूं। आपके जो भी क्वेरीज आती हैं आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है जी। लेकिन फिलहाल मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ अकाउंट्स का। तो ये लेक्चर +1 वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं, +2 वाले भी देख सकते हैं। CS फाउंडेशन में भी ये आपका फर्स्ट लेक्चर रहेगा, क्योंकि CS फाउंडेशन के लिए भी मैं क्या करता हूँ, अपने हिसाब से ही बच्चों का बेस बनाकर चलता हूँ, ताकि आपको आगे जाकर अकाउंट सब्जेक्ट में दिक्कत ना आए। और आप +1 में हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कल को कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना है या अकाउंट्स में कोई भी मास्टरी करनी है, तो आपके लिए ये बेस बहुत जरूरी है। आपको कभी भी इस सब्जेक्ट से डर नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो मैं इस सब्जेक्ट को शुरू करता हूं। देखिए, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। +1 में इसे अकाउंटेंसी का नाम दिया जाता है, और CS फाउंडेशन में ये प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से है। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से मेनली ये +1 और CS फाउंडेशन के लिए ही है। तो +2 वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेनली मैं इसके लिए यहाँ पर +2 का सिलेबस तो नहीं है ये, पर किसी को बेस के लिए देखना हो तो वो देख सकता है। तो ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। ये सब्जेक्ट का नाम है यहाँ पर अकाउंटेंसी, या फिर CS फाउंडेशन के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है यहाँ पर। तो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात, अकाउंट्स का मतलब जानने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। अकाउंट्स तो बाद की बात है, सबसे पहले एक वर्ड आता है आपके पास, बिजनेस, कि बिजनेस क्या है। तो मैं आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि बिजनेस क्या है। कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन करते हो, ट्रेड करते हो, या आप मैन्युफैक्चरिंग में हो। ट्रेड यहां पर बाइंग एंड सेलिंग को बोला जाता है। तो आप किसी भी ऑक्यूपेशन में हो, या आप ट्रेड करते हो, या आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो,
या आप सर्विसेज रेंडर करते हो, तो ये आपका बिजनेस बोला जाता है। ऑक्यूपेशन जैसे कि आप मान लीजिए सीए हैं या आप डॉक्टर हैं। ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग में आप कुछ भी कर सकते हो। बाइंग एंड सेलिंग में आप या तो क्लॉथ मर्चेंट हो, या आप शूज का बिजनेस करते हो, या फर्नीचर का बिजनेस करते हो, या कोई भी बिजनेस, ठीक है जी, जो भी आप बिजनेस देखते हो, तो बाइंग एंड सेलिंग आप करते हो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स करते हो, आप खुद गुड्स बनाते हो और उनको बेचते हो। या आप कोई सर्विसेज में हो, जैसे मैं अब आपको कोचिंग सर्विसेज दे रहा हूं, तो ये मेरी सर्विसेज आ गई। ये भी मेरा एक तरह से, इसको हम वैसे प्रोफेशन बोल देते हैं, बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है जी। तो हमारा प्रोफेशन क्या है, ये बिजनेस क्या है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं जो कोचिंग दे रहा हूँ ये मेरा बिजनेस ही आएगा, ये मेरा प्रोफेशन नहीं कहलाएगा। प्रोफेशन आपका बेसिकली ये डॉक्टर हो गया या CA CS हो गया, जहां पर आपको प्रोफेशनल कोर्स करके आप लेते हो, वो आपका प्रोफेशन है। तो आप कोई भी सर्विस दे रहे हो, तो यहाँ पर हम सर्विस को भी एक तरह से एक लॉन्ग उसमें बिजनेस के ही पॉइंट ऑफ व्यू में ले लेते हैं। तो ये आपका कहलाता है बिजनेस। तो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि जैसे कि आपकी मान लीजिए कपड़ों की दुकान है, आप कहीं से कपड़े खरीदते होंगे, ठीक है जी, कहीं से भी आप कपड़े खरीद के लाते होंगे, फिर आप उसको कस्टमर्स को बेचते हो। तो आप यहां पर कौन हुए? आप जो पर्सन बिजनेस को चला रहा है वो हुआ बिजनेसमैन, वो पर्सन हुआ यहां पर बिजनेसमैन। और बिजनेस आपका क्या है? क्लॉथ्स का। आपका बिजनेस है क्लॉथ्स का, तो बिजनेस हमारा क्लॉथ्स का है, बिजनेस है हमारा क्लॉथ्स का। और जो इस बिजनेस को चला रहा है, जो इस बिजनेस को चला रहा है, वो हमारे लिए कौन हो गया? वो हमारे लिए हो गया जी बिजनेसमैन। वो हमारे लिए कौन हो गया? वो हमारे लिए हो गया जी बिजनेसमैन। तो जो बिजनेस हम करते हैं, जो हम बिजनेस करते हैं, वो तो हमारा बिजनेस ही रहेगा। जैसे मैं क्लॉथ का बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे लिए क्लॉथ रहेगा। अगर मैं यहां पर शूज का बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे लिए शूज ही रहेगा। और अगर मैं मान लीजिए फर्नीचर का मेरा बिजनेस है, अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर मेरे लिए बिजनेस रहेगा, ठीक है जी। या और भी मेरा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग करता हूं मैं किसी भी चीज की, तो वो भी मेरा क्या रहेगा? बिजनेस ही रहेगा। लेकिन जो पर्सन उस बिजनेस को चला रहा है, जो पर्सन उस बिजनेस को चला रहा है, उसको हम बोलते हैं बिजनेसमैन। उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन बोलते हैं। जो पर्सन उस बिजनेस को चला रहा है। देखिए ये जो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है, इसकी काफी कैटेगरीज हो सकती हैं हमारे पास। इस बिजनेसमैन की काफी कैटेगरीज हो सकती है हमारे पास, कि अगर वो पर्सन अकेला ही बिजनेस कर रहा है, अगर वो पर्सन अकेला ही बिजनेस कर रहा है, तो हम उसको बोल देते हैं सोल प्रोप्राइटर। उसको हम क्या बोल देते हैं? सोल प्रोप्राइटर। अगर वो पर्सन अकेला ही बिजनेस कर रहा है, देखिए ये मेरा बिजनेसमैन है, ये मेरा बिजनेसमैन है। अगर वो सिंगल पर्सन है, वो सिंगल पर्सन है कि वो अकेला ही बिजनेस कर रहा है, वो सिंगल पर्सन है जो बिजनेस कर रहा है, ठीक है जी, उसका एक ही मालिक है, तो उसका नाम हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। हम उसे क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर। अगर 2-3 पर्सन्स मिलकर काम कर रहे हैं, मान लीजिए मैं और एक मेरा फ्रेंड, हम दोनों मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं, तो हम मतलब यहां पर 2 और मोर पर्सन्स हैं। अगर यहां पर 2 और मोर पर्सन्स हैं तो हम उसको बोल देते हैं पार्टनरशिप। देखिए इनकी जो इनका डिटेल्ड मतलब है कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है या पार्टनरशिप क्या होती है, तो ये जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे ये मैं आपको समझाता चला जाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ मीनिंग दे रहा हूं। यहां पर मैं आपको ब्रीफ मीनिंग दे रहा हूं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं यहां पर डिटेल में नहीं जा रहा आपके पास। यहां पे सिर्फ मैं आपको एक ब्रीफ मीनिंग दे रहा हूं कि यहां पर ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है सोल प्रोप्राइटर, क्या होती है पार्टनरशिप, ठीक है जी। यहां पर मैं डिटेल्ड इनकी वर्जन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि डिटेल्ड जब हम क्या करते हैं, डिटेल्ड जब हम इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में आएंगे, हम तो हम इनकी डिटेल में बात करेंगे। तब हम इनकी डिटेल में बात करेंगे जब इनके हम डिटेल चैप्टर्स पे आएंगे। तो 2 और मोर पर्सन्स को मैंने क्या बोला, हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप, ठीक है जी। ये थोड़ा सा सिंगल, जब सोल प्रोप्राइटर है उससे थोड़ा सा बड़ा बिजनेस है। फिर हम इससे भी थोड़े से बड़े बिजनेस की तरफ चले जाते हैं, तो हम उस बिजनेस का नाम देते हैं कंपनी, ठीक है जी।
ये होगी कंपनी, जहां हम क्या करते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, जहां हम लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि हम अपना बिजनेस चला सकें। जैसे कि आप कह लो रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है, ये क्या करते हैं, अपने शेयर्स के थ्रू क्या करते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये शेयर्स के थ्रू लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ये बन जाती है कंपनी। मतलब क्या हुआ, सिंगल, जब सोल प्रोप्राइटर है तो उसमें सिर्फ एक पर्सन का पैसा लगा हुआ है, उसमें सिर्फ अभी के लिए आपको सिर्फ यही जरूरी है कि क्या है, कैसे पहचानना है। तो सिंगल क्या है, जब अगर एक बंदे का पैसा लगा हुआ है तो वो सोल प्रोप्राइटर, या दो से ज्यादा पर्सन का पैसा लगा हुआ है, दो से ज्यादा पर्सन का पैसा लगा हुआ है जो मालिक है उसके, उनको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। लेकिन जब हम काफी सारे पर्सन का पैसा लगा लेते हैं ऑल ओवर द नेशन, हम काफी सारे लोगों का पैसा लगा लेते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंपनी बोल देते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं, कंपनी बोल देते हैं। बेसिकली जब हमें बहुत बड़े लार्ज स्केल पर काम करना हो, जैसे कि हमें इंटरनेशनली भी काम करना है और नेशनली भी काम करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंपनी बना देते हैं। ठीक है जी। लेकिन हमने एक लिमिटेड स्कोप का काम करना है, तो हम उसमें क्या चलते हैं, फिर सोल प्रोप्राइटर रख लेते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाते हैं, मतलब हम सिंगल पर्सन ही बिजनेस चला लेता है। लेकिन और थोड़ा सा बड़ा करना हो तो फिर पार्टनरशिप, और बहुत बड़ा करना हो तो कंपनी। तो बेसिकली ये हमारे क्या होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर 3 ही है। देखिए, जो आप +1 में पढ़ोगे, वो सिर्फ और सिर्फ आप किसकी अकाउंटिंग पढ़ोगे, +1 में आप सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग पढ़ोगे। लेकिन आगे क्लासेस में जब आप +2 पे चले जाएंगे, +2 में आपके पास, +1 में तो आप सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग पढ़ते हैं, +2 में आप ये दोनों की अकाउंटिंग पढ़ते हैं। एक और भी यहाँ पर बिजनेसमैन होता है, जिसको मैं इस साइड लिख रहा हूं, उसको हम बोलते हैं एनपीओ, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, जैसे आपने देखा होगा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ठीक है जी, या बड़ी सारी एनजीओज होती हैं। जो बड़ी सारी एनजीओज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एक सर्विस मोटिव से क्या करते हैं, लोगों को बड़ी सारी फैसिलिटीज, जैसे अभी आप देख रहे हैं हमारे इंडिया में, वैसे तो वर्ल्ड वाइड ही कोरोना पेंडेमिक डिजीज चल रहा है। तो इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, सारे लोग क्या कर रहे हैं, जो पुअर हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं, जो भी सारे पर्सन्स हैं उनकी क्या कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं सारे। तो जब उनकी वो हेल्प कर रहे हैं, तो अब ये क्या है, ये अब कहीं तो ऐसे ही है कि जो हम आम लोग ही हेल्प कर रहे हैं, नॉर्मल बिजनेसमैन भी हेल्प कर रहा है, लेकिन कुछ ट्रस्ट हैं, कुछ मंदिर हैं, कुछ मस्जिद हैं, कुछ गुरुद्वाराज हैं, जो क्या कर रहे हैं, या कुछ एनजीओज हैं जो रजिस्टर्ड है हमारे इंडिया में, वो क्या कर रहे हैं, वो इनको घर घर जाकर क्या कर रहे हैं, इनकी हेल्प कर रहे हैं। तो हम उन एनजीओज को जो इनकी हेल्प करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं एनपीओ, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, मतलब जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बस ये सोशल वेलफेयर ही कर रहे हैं, ये सिर्फ सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, तो सोशल वेलफेयर से ही काम कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एनपीओ। इसमें बेसिकली मेंबर्स होते हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेसमैन हुए। तो ये भी आप एनपीओ भी आप कहाँ पढ़ते हैं, +2 में पढ़ते हैं। एनपीओ भी आप +2 में पढ़ते हैं, कंपनी पार्टनरशिप भी आप +2 में पढ़ते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप का आप सारी अकाउंटिंग पढ़ते हैं कहाँ पर, +1 में। और CACS फाउंडेशन में आप ये सारी की सारी अकाउंटिंग पढ़ते हैं। CACS फाउंडेशन में आपको ये सारी अकाउंटिंग पढ़नी है, मतलब सोल प्रोप्राइटर की भी, पार्टनरशिप की भी, कंपनी की भी और एनपीओ की भी।
ये सारी अकाउंटिंग आप CA/CS फाउंडेशन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप सारी अकाउंटिंग पढ़ते हैं। +1 में सोल प्रोप्राइटर, खाली एक ही बंदा जब बिजनेस चलाएगा तो हमें कैसे करना है। 2 और मोर पर्सन अगर मिलकर बिजनेस चलाएंगे, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म है, उस केस में हमें कैसे करनी है अकाउंटिंग। कंपनी पर हम बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है। या अगर हमारा कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, या फिर हमारा कोई NGO है जो पुअर्स के लिए हेल्प कर रहा है, हम उस केस में अपनी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो ये सब हमारे बिजनेसमैन होते हैं, ये सब हमारे बिजनेसमैन होते हैं। और बिजनेस मैंने आपको बताया, जिस चीज का आपका काम है वो आपके लिए कहलाता है बिजनेस। वो बाइंग एंड सेलिंग भी हो सकता है, वो कोई ऑक्यूपेशन भी हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, वो सर्विसेज भी हो सकती है। तो ये तो बात रही सारी की सारी बिजनेस और बिजनेसमैन की। आप कहोगे सर अभी तक आप अकाउंटेंसी के मतलब पे नहीं आए, अभी तक आप बातें बता रहे हो दूसरी। बस एक बात और कर लूं, उसके बाद मैं आऊंगा अकाउंटिंग के मतलब पर। देखिए, इसके बाद जो मैं तीसरी बात करने वाला हूं वो करने वाला हूं ट्रांजैक्शंस की। अगली जो बात करने वाला हूं वो मैं करने वाला हूं किसकी, ट्रांजैक्शंस। देखिए, अब ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं आपको ये भी समझना पड़ेगा। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं आपको ये भी समझना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, क्या करते हो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो रिलेटेड टू बिजनेस, कोई भी आप क्या करते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो रिलेटेड टू बिजनेस, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे अफेक्ट होगा, विच विल अफेक्ट योर फाइनेंशियल पोजीशन, वो कहलाएगी ट्रांजैक्शन, वो कहलाएगी ट्रांजैक्शन। आप कहोगे सर बात नहीं समझ आई, समझाओ कैसे। ठीक है जी, मैंने आपको सबसे पहला वर्ड बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें आप पैसे का लेन देन करते हो, मतलब या जिसकी आप वैल्यू पैसे में लगा सकते हो। द थिंग विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, वो आप कहलाते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ट्रांजैक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहली बात चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, मतलब अगर आप उसकी पैसे में कीमत नहीं लगा सकते, तो आप उस चीज को ट्रांजैक्शन नहीं बोलोगे। मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है जी, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि आपने क्या करा, आप कहीं से, आप मान लो क्लॉथ मर्चेंट है, आप कहीं से क्लॉथ खरीद के ले आए, आप क्लॉथ खरीद के लाए 50,000 के। अब देखिए, यहां आप 50,000 के क्लॉथ खरीद के लाए हैं, यहां तो आप वैसे ही बता देंगे कि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसको आप 50,000 तो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी ऑलरेडी है, 50,000 तो पहले से ही इन टर्म्स ऑफ मनी है, तो वो आपका कहलाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है जी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, पैसे में उसकी वैल्यू लगा सकते हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसकी हम पैसे में कीमत लगा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, जिसकी हम पैसे में कीमत लगा सकते हैं, जिसकी हम पैसे में कीमत लगा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप कहोगे सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या नहीं होती, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पर्सन सड़क पे गिरा, कोई भी पर्सन सड़क पे गिरा, तो आप उस पर्सन को उठा देते हैं, आप उस पर्सन को उठा दिया आपने, ठीक है जी, वो सड़क पे गिरा था, आपने उस पर्सन को उठा दिया, तो आप क्या बता सकते हैं आपने उसकी कितने रुपए की हेल्प करी है, आप इसकी वैल्यू लगा सकते हैं मनी में, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो ऐसी चीज जिसकी आप मनी में कोई वैल्यू नहीं लगा सकते, आपने किसी की, मैंने कहा हेल्प करी, कोई रोड पे गिर गया, आपने उसको उठाया, तो आप इस चीज की पैसों में कीमत नहीं लगा सकते, तो ये आपके लिए ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी। तो फर्स्ट थिंग क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी बात, रिलेटेड टू बिजनेस होनी चाहिए, रिलेटेड टू बिजनेस होनी चाहिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि रिलेटेड टू बिजनेस का क्या मतलब है, आप कहोगे। देखिए, रिलेटेड टू बिजनेस क्या है कि रिलेटेड टू बिजनेस का मतलब ये है कि अगर आप घर का कोई काम करते हो, आप घर का कोई काम करते हो, तो वो चीज ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं होगा, वो चीज
ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं होगा। तो यानी कि वो होना चाहिए रिलेटेड टू बिजनेस, वो होना चाहिए रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक है जी, मतलब आप कोई घर का काम करते हो, आप कोई घर का काम करते हो तो वो आप ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं करोगे, वो आप ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं करोगे, वो आप ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं करोगे। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, वो चीज रिलेटेड टू बिजनेस होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप घर के लिए कोई फर्नीचर आप फर्नीचर खरीद के ले आए, आप घर के लिए कोई फर्नीचर खरीद के लाए तो वो रिलेटेड टू बिजनेस नहीं है, वो रिलेटेड टू बिजनेस नहीं है, मतलब वो आप ट्रांजैक्शन में नहीं कंसीडर करोगे, उसको आप ट्रांजैक्शन नहीं कंसीडर करोगे। यही आपकी फैक्ट्री है या आपकी शॉप है, आप वहां के लिए फर्नीचर खरीद लाते हो तो उसको आप ट्रांजैक्शन बोल दोगे, क्योंकि वो बिजनेस रिलेटेड है। वो क्या है, बिजनेस रिलेटेड है। मतलब घर में लाई हुई चीज ट्रांजैक्शन नहीं बनेगी, घर में लाई हुई खरीदी हुई चीज, घर के लिए खरीदी हुई चीज आपके लिए ट्रांजैक्शन नहीं बनेगी। ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, ट्रांजैक्शन बनेगी सिर्फ क्या, जिसको आप क्या करोगे, जिसको सिर्फ आप बिजनेस के लिए ही लाए हो, वही चीजों को कंसीडर करोगे। जो भी चीज आपने घर के लिए, अगर आपने घर के लिए एसी खरीदा तो वो ट्रांजैक्शन नहीं है, आपने बिजनेस के लिए एसी खरीदा तो वो ट्रांजैक्शन है। ठीक है जी, तो वो ट्रांजैक्शन है। मतलब मेनली क्या होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब बिजनेस के लिए होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। तीसरी बात मैं यहां ऑलरेडी लिख चुका हूं, विच अफेक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन, विच अफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए अब ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, ये आपको थोड़े टाइम बाद जाकर पता लगेगा कि फाइनेंशियल पोजीशन होती क्या है। मैं आपको बेसिकली बता दूं कि यहां पर हम फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज को, हम यहां पर फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज को। मतलब क्या है कि उस ट्रांजैक्शन का अफेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पे भी होना चाहिए। ठीक है जी, वैसे मैं आपको बता दूं, हर वो चीज जो आप बिजनेस के लिए करते हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसका हमेशा इफेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पे जरूर जाएगा। ठीक है जी, उसका हमेशा इफेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पे जरूर जाएगा। ये वाली जो आपकी कंडीशन है, थर्ड वाली, ये वाली कंडीशन आपकी हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगी। ये वाली कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी है और रिलेटेड टू बिजनेस है। अगर रिलेटेड टू बिजनेस है और क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और अफेक्ट्स कैसे फाइनेंशियल पोजीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये मैं कह रहा हूं अभी आपको समझ नहीं आएगा। ये जब हम अपने आगे लेक्चर्स में प्रोसीड करेंगे तब आपको ये बात जरूर समझ में आएगी, तब ये बात आपको जरूर समझ में आएगी कि ये कैसे चलते हैं। तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये हमेशा सेटिस्फाई करेगी। तो अभी के लिए आप सिर्फ ट्रांजैक्शन का मतलब समझ लीजिए। अभी के लिए सिर्फ आपको दो बातें ध्यान रखनी है ट्रांजैक्शन में। एक तो क्या, एक तो वो होनी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक तो वो क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, और एक होनी चाहिए रिलेटेड टू बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जिसकी आप पैसे में कीमत लगा सकते हो। और रिलेटेड टू बिजनेस मतलब कि बिजनेस की होनी चाहिए या बिजनेस के लिए होनी चाहिए। अगर आप घर का कोई भी काम करते हो, आप घर का कोई भी काम करते हो, वो आपका रिलेटेड टू बिजनेस नहीं है, वो आपका रिलेटेड टू बिजनेस नहीं है। तो यहां पर मैंने आपको तीन बातें बताई हैं अभी तक अकाउंट से पहले, अकाउंटिंग के मतलब से पहले। कौन कौन सी तीन बातें बताई हैं? एक तो बताया बिजनेस क्या होता है, एक बताई बिजनेसमैन क्या होता है, और एक मैंने आपको बताया ट्रांजैक्शन क्या होती है। अब आप कहोगे सर अकाउंटिंग क्या होती है, ये भी बता दो। देखो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग अभी मैं आपको मतलब बेसिक अभी सिर्फ समझा रहा हूं, इसकी डेफिनेशन की बात बाद में करेंगे। अभी सिर्फ समझा रहा हूं क्या करेंगे। देखिए कोई भी बिजनेसमैन, जो भी बिजनेसमैन बिजनेस चला रहा है, चाहे वो बिजनेस ऑक्यूपेशन हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, कोई भी बिजनेसमैन जो वो बिजनेस चला रहा है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, हमें इससे मतलब नहीं पड़ता। लेट्स सपोज एक सोल प्रोप्राइटर ही है, चलिए एक सोल प्रोप्राइटर है और वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्लोथ्स करता है। अगर वो क्लॉथ्स का बिजनेस करता है तो यहां पर उसको ये जरूर चाहिए होगा कि हम क्या करें, इस जो वो बिजनेस चला रहा है, जो वो क्लॉथ का बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस से उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उस बिजनेस से उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है जी, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है।
उसको हर पर्सन को ये बात तो जाननी ही है कि अगर जो वो काम कर रहा है उससे उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, कि कहीं उसके खर्चे इतने ज्यादा तो नहीं है कि उसको नुकसान हो जाए। ठीक है जी, कहीं उसके खर्चे इतने ज्यादा तो नहीं है कहीं उसको नुकसान हो जाए, तो उसको एक प्रॉफिट या लॉस जरूर चाहिए। अब ये प्रॉफिट और लॉस उस बिजनेस का निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इस सब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, अकाउंटेंसी की। मतलब विदाउट दिस सब्जेक्ट आप कभी भी अपने बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है अपने बिजनेस में, वो आपको तभी पता लग पाएगा जब आप अपनी फर्म के या आप अपना सोल प्रोप्राइटरशिप है जहां के भी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। मतलब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही करके देंगी जो आपको बताएंगे कि आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, कि आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, कि जो भी आप बिजनेस चला रहे हो उसमें फायदा है या नुकसान है। और जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो उससे आप अपने रिजल्ट्स, मतलब आप अपने प्रॉफिट और लॉस अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। कि मान लीजिए कोई और है, वो भी सेम बिजनेस में है, सेम क्लॉथ के बिजनेस में है, आप देखोगे कि वो कितना कमा रहा है और मैं कितना कमा रहा हूं। ठीक है जी, तो आप उससे कंपैरिजन भी कर सकोगे। अगर आप अकाउंट्स नहीं बनाओगे तो आप कंपेयर भी नहीं कर पाओगे। तो आपको कंपैरिजन करने के लिए भी अकाउंट्स चाहिए। आप अपने रिजल्ट्स को पिछले सालों के रिजल्ट से कंपेयर करोगे। आपने करंट ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया, आपने पिछले साल में कितना प्रॉफिट कमाया था, उसको कंपैरिजन करने के लिए भी आपको अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। पिछले साल लेट सपोज आपने 20,000 कमाया था महीने का, इस बार आपने देखा तो आप पर मंथ 30,000 कमा रहे हो, तो आपको पता लगेगा कि आप ग्रोथ कर भी रहे हो या नहीं कर रहे, या आप वापस तो नहीं आ गए। मतलब आप पहले 20,000 कमा रहे थे, अब 15,000 पर मंथ कमाने लग गए, तो फिर आप उसके रीजन ढूंढ पाओगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो मतलब बेसिकली है क्या अकाउंट्स, एक तो आप अपने लिए आपका क्या प्रॉफिट और लॉस है उसके लिए बना रहे हो। दूसरी बात आप अकाउंट्स किस लिए बना रहे हो, ताकि आप अपनी पोजीशन कॉम्पिटिटर से देख सको कि आप कॉम्पिटिटर्स के लिए, आप कॉम्पिटिटर से आगे हो या आप पीछे चल रहे हो कॉम्पिटिटर से अपने। और तीसरी बात, आप ही के रिजल्ट पिछले साल के और इस साल के जो रिजल्ट है वो पिछले साल से बेटर है या नहीं है। चौथी बात, अगर मान लीजिए मैंने जैसे कहा था कंपनी के केस में क्या होता है, हम बाहर से पैसा लगवाते हैं कि हम ऑल ओवर द नेशन क्या करते हैं, हम लोगों को शेयर्स बेच के उनसे पैसा लेते हैं। अब देखिए, कोई मेरी कंपनी में पैसा तभी लगाना चाहेगा ना अगर मेरी प्रॉफिट पोजीशन अच्छी होगी। अगर मान लीजिए मेरी प्रॉफिट पोजीशन बेकार है, मतलब मेरे को लॉसेज ही होते जा रहे हैं मेरी कंपनी को, तो मेरी कंपनी में पैसा लगाएगा ही कौन। तो इसके लिए जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात आती है कि मैं किस कंपनी में पैसा लगाऊं, तो भी आपको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन आपको चाहिए होती है। आपकी जिस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन अच्छी होगी, आप वहीं पर पैसा लगाएंगे, आप उसके अलावा कहीं पे भी पैसा नहीं लगाएंगे। मान लीजिए अब रिलायंस है, आप चाहते हैं ना कि आप रिलायंस के शेयर होल्डर बनो, आप चाहते हो ना कि आप रिलायंस के शेयर्स लेकर आप क्या कर सको, आप वहां से ज्यादा प्रॉफिट कर सको, क्योंकि आपको पता है कि रिलायंस की फाइनेंशियल पोजीशन काफी अच्छी है। ठीक है, रिलायंस की फाइनेंशियल पोजीशन काफी अच्छी है, सुनते ही होंगे रिलायंस हर जगह ही चल रहा है। ठीक है जी, रिलायंस के पेट्रोल पंप्स भी हैं, हर चीज ही है, रिलायंस के मॉल्स भी हैं, रिलायंस के स्टोर्स भी हैं, हर चीज है। तो आप चाहते हो कि आप ऐसे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, उसके आप अकाउंट्स चाहिए। जब तक वो अकाउंट्स ही नहीं बनाएगा तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो प्रॉफिट में भी है या लॉस में है। तो बेसिकली आप अकाउंट्स को करते कैसे हैं, अकाउंट्स आपको चाहिए क्यों, क्योंकि आप अपनी पोजीशन को देख सको। इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफी सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया किस किस के लिए आपको यहाँ पर अकाउंट्स की जरूरत पड़ी। अब बात ये आई कि सर आप प्रॉफिट और लॉस सीधा नहीं निकाल सकते क्या, आप प्रॉफिट और लॉस सीधा नहीं निकाल सकते क्या। देखिए, कभी भी हम जब भी अकाउंट्स बनाते हैं तो हम सीधा प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते। हमें एक प्रोसेस से चलना पड़ता है उस प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए। हमें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है उस प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। अब वो प्रोसेस क्या है, हमें देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट प्रोसेस में आता है रिकॉर्डिंग। देखिए, फर्स्ट प्रोसेस में चीज आती है रिकॉर्डिंग।
रिकॉर्डिंग क्या है? रिकॉर्डिंग होता है कि हमें अपनी ट्रांजैक्शंस को, मैंने आपको ट्रांजैक्शन का मतलब बता दिया, सबसे पहला प्रोसेस पे वर्ड है रिकॉर्डिंग। मैंने आपको बता दिया कि आप ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहला प्रोसेस होता है कि हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। हमें क्या करना है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। सबसे पहला प्रोसेस में हमारे पास यही आता है कि हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, यानी कि इसको हम बोलते हैं जर्नल। आपके पास एक चैप्टर आएगा जर्नल का, आपके पास एक चैप्टर आएगा जर्नल का, जर्नल एक चैप्टर आएगा, उसमें हम सीखेंगे कि हम कैसे अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ये क्या होता है? देखिए, अब आपने पूरा साल मान लीजिए एक बिजनेस करा। अब आप साल के लास्ट में बनाते हो जो भी ये प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट बनानी है, ये हमेशा ईयर एंड पे ही बनती है। ये हमेशा कैसे बनती है? ये हमेशा ईयर एंड पे ही बनती है। अब मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को, मान लीजिए आपने क्या करा, ईयर की बिगिनिंग में आपने कुछ बेचा, तो वो क्या आपको ईयर के एंड तक बिल्कुल याद रहने वाला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं याद रहेगा। आप कुछ तो भूल ही जाओगे, ठीक है जी। आपको ऐसे कैसे याद रह सकता है कि आपने ईयर के स्टार्टिंग से आपको ईयर के एंड तक के सारे दिनों का आपको ऐसे याद रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं याद रह सकता। आपने कितना बेचा था, क्या आपने खर्चे करे, क्या आपकी इनकम हुई, आपको बिल्कुल भी नहीं याद रह सकता। तो आप क्या करते हो उस केस में? आप क्या करते हो? आप जर्नल बनाते हो। आप जर्नल बनाते हो। जर्नल बेसिकली क्या करता है? आपको डे वाइज रिकॉर्डिंग कर देता है। डे वाइज कह लो, डेट वाइज कह लो, एक ही बात है। मतलब आप क्या करते हो? हर दिन की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। हर दिन की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हो अपने अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बोलते हैं। जो आप बुक्स बनाओगे, अकाउंटिंग जहां जिस बुक्स में आप करोगे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल देते हैं। तो आप जहां पर अकाउंट्स अपने बनाओगे, जहां पर आप अपने अकाउंट्स बनाओगे, वहां पर आप डेट वाइज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू कर दोगे। आप कहोगे सर कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं ये? ठीक है, जब ये हम उस चैप्टर में जाएंगे तब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है जी। फिर अगला स्टेप आपका आता है क्लासीफाइंग। अगला स्टेप आता है आपका क्लासीफाइंग। मतलब आप क्या करते हो? जर्नल के बाद लेजर बनाते हो। जर्नल के बाद आप क्या करते हो? लेजर बनाते हो। ठीक है जी। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस, क्लासिफिकेशन करना है। लेकिन यहां पर आप क्लासिफिकेशन जो करते हो वो एंट्रीज का करते हो, यानी कि जर्नल से ही लेजर बनता है। ट्रांजैक्शन से जर्नल बनी, फिर जर्नल से ही बनेगा लेजर। जो क्लासिफिकेशन करोगे वो आप कैसे करते हैं ये भी हम उस चैप्टर में जाके सीखेंगे, लेजर हम कैसे बनाते हैं। तीसरी स्टेज जो हमारे पास होती है वो होती है समराइजिंग। ठीक है जी। जो तीसरी स्टेज होती है हमारे पास वो किस चीज की होती है? वो तीसरी स्टेज होती है हमारे पास समराइजिंग। अब आप समराइजिंग में क्या करते हो? देखिए, आप समराइजिंग में क्या करते हो? समराइजिंग का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, उस लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना है और अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है जी। आपने समराइजिंग स्टेज में क्या क्या करना है? समराइजिंग स्टेज में एक तो आपने क्या करना है? ट्रायल बैलेंस बनाना है और फिर आपने बनाने हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में बेसिकली एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो और एक बैलेंस शीट बनाते हो। ठीक है जी। एक आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बनाते हो आप बैलेंस शीट। तो बेसिकली आप क्या करते हो? सबसे पहले आप क्या करते हो? रिकॉर्डिंग करते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो? रिकॉर्डिंग करते हो। रिकॉर्डिंग मतलब आप जर्नल बनाते हो। रिकॉर्डिंग का मतलब आप जर्नल बनाते हो। कैसे बनाएंगे हम उस चैप्टर में ही जाके सीखेंगे हम जर्नल कैसे बनाते हैं। ठीक है जी। फिर हम क्या करते हैं? उसके बाद जर्नल से ही लेजर बनाते हैं। जर्नल से ही हम क्या करते हैं? लेजर बनाते हैं। जर्नल से ही लेजर बनाते हैं। उसको हम बोलते हैं क्लासीफाइंग। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासीफाइंग। मतलब ये आपकी सेकेंड स्टेज है। ये आपकी सेकेंड स्टेज है क्लासीफाइंग। ठीक है जी। ये आपकी सेकेंड स्टेज है क्लासीफाइंग। कि क्लासीफाइंग हमने क्या करना है? उसमें हमने लेजर बनाने हैं। उसके बाद जो आपकी थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज आती है समराइजिंग की। समराइजिंग का मतलब क्या हो गया? आपने सारी जो भी लेजर से आपने अकाउंट बनाए, लेजर अकाउंट बनाए, उनको आपने समराइज कर दिया।
उनको आपने क्या कर दिया, समराइज कर दिया। और उस समराइजिंग स्टेज में आप दो चीजें बनाते हो, एक तो आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस और एक आप बनाओगे फाइनल अकाउंट्स। एक आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस और एक आप बनाओगे क्या, फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में जब फाइनल अकाउंट्स आप बनाते हो उसमें आपको दो चीजें बनाते हैं हम। कौन कौन सी दो चीजें बनाते हैं? एक हम उसमें बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या करते हैं, बेसिकली इससे आपको ये पता लगता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इससे आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन के बारे में पता लगता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन के बारे में पता लगता है। और फिर आप जो बनाते हो दैट इज क्या बनाते हो आप, फिर आप बनाते हो बैलेंस शीट। क्या बनाते हो आप, बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है। फिर आप बनाते हो बैलेंस शीट, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट से बेसिकली आपको क्या पता लगता है, फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट से आपको क्या पता लगता है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो जो हमें अकाउंट से चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये दोनों हमें कहां मिलती हैं, समराइजिंग स्टेज पर। ये दोनों हमें कहां मिलती हैं, समराइजिंग स्टेज पर मिल जाती हैं। ये दोनों ही हमें समराइजिंग स्टेज पर मिल जाती हैं। मतलब यहां पर आके हमारा थोड़ा सा मोटिव पूरा होना शुरू हो जाता है कि हमें यह पता लग गया कि हमारी फर्म, जो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसकी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और हमारे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हमें बात पता लगनी लग जाती है, ठीक है जी। तो ये हमें बात पता चल जाती है कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ अपने बिजनेस से या लॉस हुआ। लेकिन हमारी अकाउंटिंग यहाँ पर खत्म नहीं होती। सिर्फ इन्हीं 3 स्टेजेस पर हमारी अकाउंटिंग कभी भी खत्म नहीं होगी। मैंने आपको बताया था, अभी हम अपने आप को पिछले सालों से कंपेयर करेंगे अपने रिजल्ट्स को कि पिछले सालों में हमारी क्या पोजीशन थी, ठीक है जी। और कॉम्पिटिटर्स के रिजल्ट से कंपेयर करेंगे। उस स्टेज को हम बोलते हैं इंटरप्रेटिंग। क्या बोलते हैं उसे हम, इंटरप्रेटिंग। चौथी स्टेज को हम बोलते हैं इंटरप्रेटिंग स्टेज, कि जहां पर हम अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि इंटरप्रिटेशन करनी, अपने एनालिसिस करना। मतलब कॉम्पिटिटर से भी हमने देख लिया और उसे अपने पास्ट रिजल्ट से भी देख लिया। मतलब अपने ही रिजल्ट को हम एनालाइज कर रहे हैं, अपने ही रिजल्ट को हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं चौथी स्टेज में। चौथी स्टेज पे हमें क्या करना है, उसको इंटरप्रेट करना है। और लास्ट स्टेज आती है कम्युनिकेटिंग। लास्ट स्टेज क्या आती है हमारे पास, कम्युनिकेटिंग मतलब हमने इस जो हमारे रिजल्ट्स आए, जो हमारे अकाउंट्स के रिजल्ट्स आए, हमने इनको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट किसको करना है, यूजर्स को। यूजर्स हमारे लिए यहाँ पर कौन हो गए, यूजर्स हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टर, जिसने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, वो हमारा क्या हो गया, यूजर। और जिसने हमें उधार पे मान लो गुड्स दिए हैं, मान लो जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं, अगर हम उससे उधार पे खरीद रहे हैं तो वो भी तो सोचेगा हम इसको उधार दें या ना दें, तो वो भी हमारा क्या हो गया, यूजर। तीसरी बात, गवर्नमेंट हमारा यूजर क्यों है, देखो गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स कलेक्ट करना होता है, तो वो देखेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है, ताकि वो हमसे टैक्स कलेक्ट कर पाए। तो गवर्नमेंट भी हमारा क्या हो गया, यूजर हो गया। चौथी बात, कस्टमर। अब कस्टमर हमारे से गुड्स खरीदे या ना खरीदे, वो हमारे पे रिलाय करे या ना करे, उसके लिए भी ये चीज जरूरी है। हमारे एम्प्लॉइज, कि हमारे को ये एम्प्लॉइज सोचेंगे कि भाई यार हमें पता नहीं ये सैलरी देगा या नहीं देगा, टाइम पे देगा या नहीं देगा, उसके लिए भी क्या चाहिए, वो भी हमारा यूजर हो गया। कहीं से हमने लोन ले रखा है, तो बैंक को भी ये चिंता रहेगी, पता नहीं ये बंदा हमारी पेमेंट, जो इसने लोन ले रखा है, उसकी रीपेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पर 2 स्टेजेस और सीखी हैं। कौन सी, एक तो इंटरप्रेटिंग में हम क्या करते हैं, अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। और अगली स्टेज जो हमने सीखी है वो क्या है, वो है कम्युनिकेटिंग, जिसमें हम अपने जो अकाउंट्स जो हमने बनाए हैं, जो हमारे रिजल्ट्स हैं, उसको हम कम्युनिकेट कर देते हैं यूजर्स को। और यूजर्स मैंने बताया वो इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, ठीक है जी, एक बिजनेसमैन हो सकता है, क्योंकि बिजनेसमैन को भी तो यहाँ पर पता लगना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स बिजनेसमैन खुद को बनाएगा नहीं, अगर बहुत लार्ज स्केल पर है तो वहां पर उसने क्या करा होगा, एक अकाउंटेंट वगैरह रखे होंगे जो उसके अकाउंट्स को प्रिपेयर
कर रहा होगा, तो उसको भी तो पता लगना चाहिए कि जो वो बिजनेस चला रहा है उसको कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो वो चीज हो गई, ठीक है जी। और कौन हो गया, गवर्नमेंट आपको मैंने बताया, कस्टमर्स मैंने आपको बताए। तो ये सब कौन है, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। और ये प्रोसेस सारा का सारा क्या है, अभी ये जब हम अगले लेक्चर में देखेंगे, यही सब आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यही सब आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन बन जाएगी, ये जितना भी आज हमने सीखा है। तो बेसिकली आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, कि जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि हम बेसिकली अकाउंट्स में चलते कैसे हैं। मैं अभी तक डेफिनेशन पे नहीं आया, इसकी। बस मेरे को यहाँ पे मोटिव ये था कि आप सब्जेक्ट को समझ पाओ कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ते क्यों हैं, हमें बेसिकली ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है, पूरा प्रैक्टिकलिटी है। अगर कल को आप अपना कोई भी काम कर रहे हो आप, तो आपको ये तो जानना ही होगा ना, आप जो काम कर रहे हो उससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो बेसिकली आपको ये तो चाहिए ही होगा कि उससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो उस फायदे नुकसान को ढूंढने के लिए आपको ये पूरा का पूरा ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। फायदा नुकसान तो वैसे आपको 3 स्टेजेस से ही पता लग जाएगा, फायदा हुआ या नुकसान हुआ। और फाइनेंशियल पोजीशन मैं आपको आगे जाके बताऊंगा क्या होती है, अगले लेक्चर्स में बताऊंगा, क्योंकि अभी के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन 3 स्टेप से आपको पता लग जाता है। फिर 4th और 5th स्टेप, 4th स्टेप इंटरप्रिटेशन का है और 5th स्टेप किसका है, कम्युनिकेशन का है, ठीक है जी। तो 4th और 5th स्टेप मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है, मेरे को अगला पेज करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आप वो दोनों स्टेप लिख लेना। इंटरप्रिटेशन में आपको इंटरप्रेट करने पड़ेंगे रिजल्ट्स को, वो कॉम्पिटिटर से भी देख सकते हो आप, एनालाइज कर सकते हो, और अपने पास से रिजल्ट से भी। और 5th हो गया कम्युनिकेशन करना है अपने यूजर्स को, और यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं आप ये भी लिख लेना, मैंने इसको काफी बार आपके पास रिपीट कर दिया है, ठीक है जी। तो बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो थैंक यू।